नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने चंद्रगहना से लौटती बेर कविता का प्रथम भाग पढ़ा। आज हम इस कविता का द्वितीय भाग पढ़ेंगे। कविता की व्याख्या समझेंगे। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। एक बीते के बराबर ये हरा ठिगना चना, बांधे मुरेटा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की है लचीली। नीले फूले फूल को सर पर चढ़ाकर कह रही, जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। चंद्रगहना गांव का नाम है। एक बीते के बराबर, बीते यानी 22.5 सेंटीमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट का माप। ठिगना यानी नाटा, मुरेटा यानी पगड़ी। अब इस पद्यांश का भावार्थ समझते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित कविता चंद्रगहना से लौटती बेर से उद्धृत हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि के द्वारा ग्रामीण परिवेश और खेत खलियान का सुंदर चित्रण किया गया है तथा चना और अलसी के पौधे का अद्भुत मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण यानी जड़ पदार्थों पर मनुष्य के क्रियाकलापों का आरोप करना। जड़ पदार्थ भी मनुष्य जैसी क्रियाकलाप करते हैं, ऐसा कवि ने बताया है। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। कवि कहते हैं कि वे चंद्रगहना नामक गांव देखकर आ गए हैं। लौटते हुए जब वे खेत के मेड़ पर बैठकर आसपास के प्राकृतिक दृश्य पर अपनी दृष्टि डालते हैं तो उन्हें खेतों में लगे चने के पौधे दिखाई देते हैं। देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। कवि किसी खेत की मेड़ पर अकेले बैठे हुए दृश्य देख रहे हैं तो उन्हें एक बीते के बराबर ये हरा ठिगना चना, बांधे मुरेटा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। तो 1 फुट के बराबर ठिगना हरा चना, बांधे मुरेटा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, जिसके सिर पर एक छोटा गुलाबी फूल है जो पगड़ी की भांति लगता है। ऐसे गुलाबी छोटे फूल से सजकर खड़ा है। कवि कह रहे हैं, कवि चने के पौधे का बेहद जीवंत मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि महज एक बीते के बराबर यह हरा चना जो नाटे कद का है, छोटे कद का है, ठिगने कद का है, खेतों में लहला रहा है। चने के पौधे के ऊपरी हिस्से पर गुलाबी रंग के जो फूल खिले हैं वह किसी पगड़ी के समान दिख रहे हैं। मानो ऐसा आभास हो रहा है जैसे कोई दूल्हा पगड़ी पहनकर सज धज कर खड़ा है। आगे कवि कहते हैं, पास में ही चने के पौधे के साथ साथ अलसी का पौधा भी उगा है जो बेहद पतला है। अलसी के पौधे का पतला होना और हवा के झोंके से उसके हिलने की प्रक्रिया को कवि ने देह की पतली और कमर की लचीली कह करके संबोधित किया है। पास ही मिलकर उगी हैं, बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की लचीली। उस छोटे से चने के पास में ही बीच में अलसी का पौधा है जिसकी देह को कवि ने पतला बताया, कमर की है लचीली। कवि कह रहे हैं,
पास में ही चने के पौधे के साथ साथ अलसी का पौधा भी उगा हुआ है जो बेहद पतला है। अलसी के पौधे का पतला होना और हवा के झोंके से उसके हिलने की प्रक्रिया को कवि ने देह की पतली और कमर की लचीली कहकर संबोधित किया है। कवि ने बड़ी सुंदरता से प्रस्तुत पंक्तियों में अलसी के पौधे को नायिका का प्रतिरूप बना दिया है। एक नायिका जैसा अलसी के पौधे को बताया है। कवि के अनुसार अलसी के पौधे के ऊपरी भाग में नीले रंग के फूल खिले हैं, जिसे देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो अलसी के पौधे अपने हाथों में फूल लेकर के नायिका के रूप में कह रही हो कि जो उसके प्रेम रूपी फूल को लेगा या स्वीकार करेगा वो उसको अपना दिल दे देगी, अर्थात उस पर अपने प्रेम को न्योछावर कर देगी। जैसे कोई नायिका अपने हाथों में प्रेम रूपी फूल लेकर के किसी को देती हैं और मानो ऐसा कहती हैं कि जो यह फूल स्वीकार करेगा वह उसे अपना दिल दे देगी, अर्थात उस पर अपने प्रेम को न्योछावर कर देगी। तो ऐसे ही कवि अलसी के पौधे का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि अलसी के पौधे के ऊपरी भाग में एक नीले रंग के फूल खिले हुए हैं, जिसे देख करके ऐसा लग रहा है कि मानो एक नायिका की तरह अलसी का पौधा कह रहा है कि जो उसके प्रेम रूपी फूल को लेगा, स्वीकार करेगा, उस पर अपने प्रेम को न्योछावर कर देगी। अगला पद्यांश। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक हैं। सयानी होना यानी अनुभवी होना, बुद्धिमान होना, बड़ा होना। फाल्गुन मास में गाया जाने वाला गीत, फागुन यानी फाल्गुन। विजन यानी सुनसान जगह, जंगल। अब इस पद्यांश का भावार्थ समझते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अग्रवाल जी ने खेतों के प्राकृतिक सौंदर्य की तुलना ब्याह के मंडप से किया है तथा गांव की प्राकृतिक सौंदर्य को व्यापारिक शहर की तुलना में ज़्यादा बेहतर और मनोरम माना है। गांव का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, गांव की जो सुंदरता है, उसको एक व्यापारिक शहर की तुलना में ज़्यादा अच्छा और सुंदर माना है। कवि कहते हैं कि चने और अलसी के पौधे के बीच सरसों की तो पूछो ही मत। पहले कवि ने चने और अलसी के पौधे का वर्णन किया, अब आगे कह रहे हैं कि चने और अलसी के पौधे के बीच में सरसों का पौधा भी है। सरसों की तो पूछो ही मत, वो तो और भी शयानी हो गई हैं। सरसों पर पीले रंग के फूल के खिलने से ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे वह हल्दी लगाकर दुल्हन का रूप धारण करके खेत रूपी मंडप में बैठी हैं। जैसे मंडप में ब्याह के लिए हल्दी चंदन लगा करके दुल्हन बैठती हैं, वैसे ही कवि सरसों के पौधे पर जो पीले पीले फूल खिलाए हैं, उस फूल के खिलने से कवि कह रहे हैं कि ऐसा मालूम पड़ रहा है कि वह सरसों जैसे दुल्हन की तरह हल्दी लगा करके खेत रूपी मंडप में बैठी हैं। तत्पश्चात कवि कहते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे फागुन का महीना स्वयं फाग यानी होली के गीत गाता हुआ आ गया हो। फाग गाता मास फागुन आ गया आज जैसे,
देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। कवि कह रहे हैं कि उक्त मनोरम दृश्य को देख करके ऐसा लगता है जैसे स्वयंवर हो रहा हो। स्वयंवर का मतलब पहले कन्या अपने पति का वर्ण स्वयं करती थी, स्वयंवर रचाया जाता था जिसमें कन्या चुन करके अपने पति को वरमाला पहनाती थी। कवि के मन में भी प्रकृति के प्रति अनुराग की भावना जागृत होने लगती हैं। कवि को लगता है कि गांव की हरियाली और मनोरम दृश्य उस नगर से बहुत अच्छा और सौंदर्य से भरा है। जो नगर सिर्फ व्यापार और ऊंची ऊंची इमारतों का प्रतीक बनकर के रह गया है। नगरों में तो कवि कह रहे हैं कि केवल व्यापार होता है, ऊंची ऊंची इमारतें होती है, लेकिन गांव की हरियाली और मनोरम दृश्य उस नगर से बहुत अच्छा और सुंदरता से भरा हुआ है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक हैं। व्यापारिक नगर से तो गांव की भूमि अधिक उपजाऊ हैं, गांव की भूमि अधिक सुंदर हैं, ऐसा कवि कहना चाह रहे हैं। धन्यवाद। इसका अगला भाग अगली कक्षा में पढ़ेंगे।